जय हिंद और नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का आर्थिक समीक्षा के अध्ययन हेतु ग्रोथ मोड यूपीएससी की इस विशेष श्रृंखला में। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इसी श्रृंखला के तहत हमने 3 चैप्टर्स यानी कि वॉल्यूम 1 के जो 3 विषय थे, जो 3 अध्याय थे, उनका अध्ययन समाप्त कर लिया है। आज हम लोग चौथे उपाख्यान में खड़े हैं और इसी उपाख्यान में हम लोग चौथे अध्याय को देखने का प्रयास करेंगे, वॉल्यूम 1 का, जिसका नाम आपको दृश्यमान है, इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस, यानी कि असमानता और विकास, क्या वो संघर्ष है, क्या वो अभिसरण है, यह प्रश्न यहाँ पूछा गया है। इसी चर्चा के दौरान जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको यह प्रश्न का उत्तर जो है वो स्पष्ट होता जाएगा और इस चर्चा के अंत तक आपको यह सुस्पष्ट हो जाएगा कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में असमानता और विकास जो है वो क्या है, क्या वो संघर्ष है, क्या वो एक अभिसरण है। बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हमें मालूम है वित्त मंत्रालय का, और बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, क्योंकि इसमें सरकारी जो व्यय हुआ है, जो खर्च हुआ है, जो सरकारी नीतियां लगी हुई है, उनका मूल्यांकन होता है, उनका इवोल्यूशन होता है, और यहीं से पता चलता है कि किन किन योजनाओं के तहत जो है, जो उद्देश्य सेट किए हुए थे, जो उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए थे, क्या वो परिपूर्ण हो पाए हैं, क्या वो परिपूर्ण नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो कौन कौन सी जगह में क्षतियां देखने को मिली, इत्यादि चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है इस पूरे समीक्षा के दस्तावेज में। साथ ही में 2 वॉल्यूम यानी कि 2 खंडों में इसका जो है पब्लिकेशन होता है। एक खंड जो होता है उसमें मात्र और मात्र पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की ही बात की जाती है, मात्र और मात्र नीति निर्माण की बात की जाती है, कैसे नीतियों को लागू की जाए, नए नए आइडियाज, जो नए नए विचार आ रहे हैं आज के आर्थिक जगत में, इत्यादि चीज़ों पर प्रथम खंड में बात की जाती है आमतौर पर, सामान्यतः। और वहीं दूसरे खंड में मुख्य रूप से क्षेत्रवार हमें माहितियां मिलती है, तथ्यात्मक माहितियां मिलती हैं, आंकड़े रहते हैं क्षेत्र उप क्षेत्रों के। तो दोनों ही खंड अपने अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहले खंड में जब हमारी चर्चा पहले खंड के तहत चल रही है, तो हम लोग मात्र और मात्र पॉलिसी इंप्लीकेशंस की बात करेंगे, पॉलिसी फ्रेमिंग की बात करेंगे, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, जैसे सरकार ने यहाँ इस खंड में करी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये आज का हमारा चौथा उपाख्यान है। इस विशेष श्रृंखला के तहत हमने पहले 3 उपाख्यानों में 3 चैप्टर्स देख लिए हैं। सबसे प्रथम चैप्टर था जिसमें लॉकडाउन की भरपूर प्रशंसा की गई थी और कहा गया था कि कैसे भारत सरकार ने लॉकडाउन करके कोरोना की पहली लहर के सामने बहुत ही सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया। वहीं जो दूसरा था वो कहता था कि क्या ग्रोथ जो है वो डेट सस्टेनेबिलिटी ला सकता है, क्या वृद्धि जो हमारे ऊपर ऋण है, क्या उनके सामने में टिका सकती है या नहीं टिका सकती। उसका आंसर हमने देखा कि जी हाँ, निसंदेह ग्रोथ जो है वो हमें डेट सस्टेनेबली करने के लिए जो है मददरूप साबित हो सकती है, यानी कि हमें हमारे ऋण के सामने टिका सकती है। इसी तरह तीसरे लेक्चर में भी, यानी कि तीसरे जो है चैप्टर में भी, हमने एक बहुत ही अहम प्रश्न पूछा था कि जो इंडिया की जो क्रेडिट सोवरेन रेटिंग्स है, ठीक है, क्या वो भारत के सिद्धांतों का को रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ भी हमने जवाब में ना देखा था और उसका पूरा चिट्ठा जो है वो हमने देखने का प्रयास करा था हमारे तीसरे चरण में। तो मैं आपको विनती करूंगा कि अगर आप यह सीरीज इसी लेक्चर से देख रहे हैं तो कृपया आप पहले 3 लेक्चर्स देखिए और बाद में ये चौथा लेक्चर देखिए, ताकि आपकी लिंक जो है वो मेंटेन रहे, लिंक बनी रहे और आपको समझने में, इन चीज़ों का अध्ययन करने में, इन चीज़ों को याद रखने में भी सरलता रहे। तो अब हमारी मुख्य चर्चा से शुरू करते हैं। जैसे सबसे प्रथम कवर के ऊपर हम लोग हमारी दृष्टि करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2021 का है, लेक्चर 4 वॉल्यूम 1, और चैप्टर जो है वो भी 4th है, इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या असमानता और वृद्धि जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष करती है या आपस में एक दूसरे के अभिसरण है, इसका जवाब हम लोग इस पूरी चर्चा में देखने का प्रयास करेंगे। प्रतीकात्मक रूप से यहाँ मेरी तस्वीर भी लगी है, ताकि यह कवर पेज को देख के ही पता चले कि यह वीडियो जो है वो वीडियोग्राफ्ड है, क्योंकि आमतौर पर इस डिजिटल युग में कई सारे से प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जो कि अपने कंटेंट को जो है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं, मगर यहाँ अधिकांश जो लेक्चर्स होते हैं वे वॉइस ओवर होते हैं, और वॉइस ओवर लेक्चर्स में जो क्लासरूम फीलिंग है वो एब्सेंट रहती है, वो उसमें गैरहाजिर रहती है। तो इसलिए हमारा यही एक उद्देश्य है और यही एक मानना है, दृढ़पण हम लोग मानते हैं कि
वीडियोग्राफ्ड जो लेक्चर्स होते हैं वे सबसे अच्छे होते हैं अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए, तो इसलिए हम लोग वीडियोग्राफ्ड लेक्चर्स पर ही फोकस करते हैं, उसके ऊपर ही हमारे संसाधनों का व्यय करते हैं, उसमें ही खर्च करते हैं। तो इसीलिए यहाँ हमने प्रतीकात्मक तस्वीर के रूप में मेरी तस्वीर यहाँ लगा के रखी है। अब आगे देखें तो सबसे प्रथम ये कवर है वॉल्यूम 1 का। वॉल्यूम 2 का भी कवर कुछ ऐसा ही है, मगर उनमें जो कंटेंट है उसमें काफ़ी भिन्नता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले खंड में मात्र और मात्र नीति निर्माण की बात की जाती है, अगर नया कोई विचार है जो कि भविष्य में हमें लागू करने हैं उसकी बात की जाती है, या सरकार ने जो नीतियाँ घड़ी थी और जो अमल में रखी थी, क्या वे नीतियाँ खरी उतरी है अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के ऊपर, इत्यादि चीज़ों की चर्चा यहाँ वॉल्यूम 1 में की जाती है, जिसके तहत टोटल 10 चैप्टर्स यहाँ दिए हुए हैं। पूरा खंड 10 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें से हमने प्रथम 3 को देख लिया है। आज हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 4 यानी कि इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस के ऊपर। काफ़ी रिसर्च के बाद ये बनाया हुआ चैप्टर है, मगर यहाँ जैसे आपको मालूम ही है कि देखिए, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती है उसमें हमें एक प्रकार का आम ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, नहीं कि टेक्निकल, ठीक है। मगर यहाँ अगर ये दस्तावेज देखें, दस्तावेज के जो कंटेंट है अगर उसका हम मुआवजा करें तो हमें लगता है कि ये कंटेंट पूरा का पूरा जो कोई अर्थशास्त्री का जो अभ्यर्थी हो या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला हो जिसने अर्थशास्त्र अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा हो, तो उनके लिए इसका अध्ययन, गहरा अध्ययन अनिवार्य बन जाता है। मगर यहाँ हम लोग सामान्यतः सामान्य सेवाओं के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए या सनदी सेवा के लिए, उनके लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो मात्र और मात्र हम लोग यह चीज़ों को एक उसका जो है एक विहंग अवलोकन लेने का प्रयास करेंगे, उसका एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे और उसी तरह से हम लोग ये चीज़ों को समझेंगे। जैसे आपके लिए मैं यहाँ इन अध्यायों को बहुत ही सिंपल बना देता हूँ और इसका जो सार होता है वही मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें भी हम लोग कुछ इसी तरीके से देखेंगे और यह पूरे चैप्टर का, पूरे अध्याय का सार समझने का प्रयास करेंगे, प्लस जो क्वेश्चन हमें यहाँ पूछा गया है उसका भी उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ ये चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पेज है और इसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। लगभग प्रत्येक अध्याय संबंधी एक ऐसा जो है हमें सुविचार देखने को मिलता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि पॉवर्टी इज अ पेरेंट ऑफ रिवॉल्यूशन एंड क्राइम, यानी कि जो गरीबी है वो जननी है किसकी, तो एक तो क्रांति की, रिवॉल्यूशन की, और एक जननी है गुनाहखोरी की, गुनाहखोरी की, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ समझने का प्रयास हमें किया है, जो है सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से, और समझाया है कि भारत का जो पूरा सिनेरियो है वो अलग है। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, जो उन्नत अर्थतंत्र है, उन्नत देश है, उनसे भारत का सिनेरियो थोड़ा भिन्न है। यह भिन्नता समझने के लिए यह चैप्टर यहाँ रखा गया है और यह पूरे चैप्टर में हमें यह भिन्नता समझने का ही प्रयास किया है। जैसे मैंने आपको पहले उपाख्यान में भी कहा था इसी श्रृंखला के कि यह दस्तावेज ऐसे ही नहीं बनता, काफ़ी सारे संशोधनों के बाद बनता है। काफ़ी सारी ऐसी जो एजेंसीज है जो कि संशोधन करती है, आर्थिक संशोधन करती है, उनसे भी काफ़ी डेटा यहाँ लिया जाता है, नेशनल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। हालांकि नेशनल लेवल में तो सरकारी एजेंसियाँ ही आंकड़े दे देती है, मगर अगर बाहर की बात करें तो हमें काफ़ी सारे रिसर्च सेंटरों के पास से ये सारे डेटा या ये सारी माहितियाँ हमें इकट्ठी करनी पड़ती है, तब जाके हम लोग किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ भी सेम वही किया है, काफ़ी सारे रिपोर्टों का आधार बनाकर इस चैप्टर में सरकार ने हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने का या समझाने का प्रयत्न किया है। अब देखिए, यहाँ से हमें दो चीज़ें पकड़नी है, एक तो है इनइक्वालिटी और एक है ग्रोथ। इनइक्वालिटी और एक है ग्रोथ, दोनों ही शब्दों से हम लोग परिचित हैं। हम जानते हैं इनइक्वालिटी का भी मतलब असमानता होता है और हम जानते हैं कि ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। मॉडर्न वर्ल्ड में दोनों ही देखे जाते हैं। जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे असमानताएं बढ़ती जाती है, और खास तौर से जो पूंजीवादी देश है, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ हमें ये इनइक्वालिटी का जो पैरामीटर है वो हमें भारी देखने को मिलता है, यानी कि ज़्यादा देखने को मिलती है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो दुनिया का और भी कोई पूंजीवादी अर्थतंत्र हो।
पूंजीवादी अर्थतंत्र एक ऐसा अर्थतंत्र है जिसमें असमानता अनिवार्यतः उसमें समाहित रहती है, उसे पूंजीवाद से अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ दोनों ही शब्द हम बहुत ही फेमिलियर है, मगर यहाँ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बिंदु है हमें समझनी है कि क्यों इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है और इनइक्वालिटी बढ़ने का असर भारत के ऊपर, वहीं एडवांस्ड इकोनॉमी के ऊपर क्यों हो रहा है। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहां समझनी है कि भारत के ऊपर इसका असर कैसा है, वहीं जो उन्नत अर्थतंत्र है, जो कि पश्चिमी देश आप कह लीजिए, यूरोप के देश कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, तो उनके ऊपर यह कैसा असर करता है ये देखना है। अब समझना है, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि क्या इसका असर भारत के ऊपर क्या रहेगा, इसका असर एडवांस्ड इकोनॉमी के ऊपर क्या रहेगा, क्या भारत के ऊपर और उन्नत अर्थतंत्र के ऊपर इसकी असर जो है वो क्या समान रहेगी, क्या विपरीत रहेगी, इत्यादि चीजों के ऊपर हमें अभी गौर करना है, मगर हमें अब तक ये सारी चीजें नहीं मालूम है। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा ये चीज बताई गई थी, और इसी चैप्टर को समझने के लिए उन्होंने ये एग्जाम्पल का, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसने इनका सहारा लिया था। तो मैं उन्हीं को यहाँ कोट करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे इनइक्वालिटी अगर हमें कम करनी है तो क्या क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे इनइक्वालिटी कम करी जा सकती है। ये सारे मुद्दे जो है वो हमें यहाँ आज समझने हैं, इस एग्जाम्पल के मदद से समझे। देखिए, यह एक समझ लीजिए कोई परीक्षा चल रही है, परीक्षा के कुल अंक है 100 मार्क्स, कुल 100 गुण है, कुल 100 अंक है। अब 2 विद्यार्थी है, 2 स्टूडेंट्स, से फॉर एग्जांपल ए एंड बी। अब इसमें ए को समझ लीजिए आप मिले 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, और वहीं बी को मिले 50 मार्क। तो यहां हमें निसंदेह असमानता दिख रही है। तो इसी अंकों को देखकर यह स्कूल के आचार्य के दिमाग में एक बात आती है, और वो कहते हैं कि क्यों ना हम लोग समानता में जो है डील करें, क्यों ना हम लोग यह असमानता को खत्म कर दें। तो अब उन्होंने क्या किया कि 90 में से 20 मार्क निकाल कर रख दिए यहां। तो अब इसका हो गया 70 मार्क, इसका भी हो गया 70 मार्क, दूर हो गई असमानता। अब देखिए ये दोनों के कुल गुण कितने हुए, 170। अगर 90 और 50 भी होता तो भी 140 ही होता है, आई एम सॉरी। और जब समानता की गई दोनों के बीच में, दोनों को 70-70 अंक दे दिए गए, तो भी कुल अंक कितने रहे जो कि इस वर्ग में प्राप्त हुए हो, वो रहे 140। यानी कि कुल अंकों में कोई सुधारा ना हुआ, कोई बढ़ावा ना हुआ, मगर यहां हमें असमानता में से समानता देखने को मिली। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, देखिए ए के मन में और बी के मन में, यानी कि स्टूडेंट के मन में, इस असमानता की या इस समानता की। ए ने बोला कि भाई अगले परीक्षा से मैं ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ तो उसका फल तो मुझे मिलता नहीं है। आखिर में आचार्य जो है वो मेरे मार्क तो ले ही जाता है और अन्य छात्रों में बांट देते हैं जिनके कम मार्क्स है। तो मुझे क्यों ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, मैं मात्र और मात्र पास होने के लिए ही मेहनत करूँगा। तो यहाँ नकारात्मकता उत्पन्न हुई एक के दिमाग में, उसका मोरल डाउन हुआ, उसका जो पैशन था पढ़ाई करने में वो भी डाउन हो गया। अब बी के मन में क्या प्रतिक्रिया आई, बी के मन में प्रतिक्रिया आई कि भाई मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे मार्क मिल रहे हैं, तो आगे जाकर मैं क्यों पढ़ूँ। अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगा, नहीं भी मैं अध्ययन करूंगा, अगर मैं कक्षा में ध्यान नहीं दूंगा, फिर भी जो क्लास में जो एकदम होशियार विद्यार्थी है उसके साथ ही मेरे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आचार्य तो अंततः समानता में ही मानने वाले हैं। तो क्यों मैं आगे मेहनत करूं, क्यों मैं आगे पढ़ाई करूं। तो यहाँ भी बी के मन में भी नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ।
यहाँ इसका भी मोटिवेशन डाउन हो गया और लगभग लगभग पूरा जो क्लास है, वो विद्यार्थियों का जिसका हमने यहाँ उदाहरण लिया, ये पूरा क्लास जो है वो डीमोटिवेट हो गया। अब आगे कुछ अच्छा करने की, ज़्यादा करने की कुछ भूख नहीं रखता। तो ये अपने आप में नकारात्मक बाबत है। अब यहाँ इसी एग्जाम्पल में अगर हम भारत के अर्थतंत्र को बिठाए तो जो पूंजीवादी है, जिसने ज़्यादा पूंजी लगाई है, उनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे। जिनके पास पूंजी कम है, कैपिटल कम है, वो कम पूंजी लगाएंगे, कम निवेश करेंगे, तो उनके पास पैसे कम आएंगे। अगर अब सरकार ऐसा निर्णय करे कि भाई नहीं नहीं, ये असमानता में नहीं चाहिए, हमें तो समानता ही चाहिए, और किसी भी पूंजीवादी का जो इजाफा हुआ है, उसका जो मुनाफा हुआ है, उसको लेकर यहाँ गरीबी में बांट दे, तो यहाँ पूंजीवादी यानी कि ए, तो ए के मन में भी ये भाव उत्पन्न होगा, ये प्रतिक्रिया आएगी कि भाई मैं क्यों ज्यादा अब आगे से पूंजी लगाऊं, जितना भी मुनाफा होगा वो तो सरकार ले जाएगी, गरीबों में बांट देगी। और वहीं बी के मन में भी सेम प्रतिक्रिया चल रही होगी कि क्यों मैं कोई काम धंधा करूं, अगर काम धंधा नहीं भी करूंगा तो भी सरकार तो हमें पैसे देने ही वाली है। तो यहाँ पूरा अर्थतंत्र है जो वृद्धि की ट्रेजेक्टरी के ऊपर है, वो वहां से जो है हट जाएगा, वो वहां उस ट्रेजेक्टरी के ऊपर बहुत ही धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पैशन की कमी हो गई, मोटिवेशन की कमी हो गई। ठीक है, मगर अगर यहाँ आचार्य ने सोचा होगा कि भाई ये असमानता जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें किसी भी हाल में इस असमानता को दूर करना है, मगर अंकों में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किए बिना, ये समझने वाली बात है, अंकों में छेड़छाड़ किए बिना, तो आचार्य क्या करेगा, एक वातावरण ऐसा बनाएगा अध्ययन का, जहाँ अध्ययन की ही बात हो, उसके सिवा कोई और चर्चा ना हो, इत्यादि इत्यादि। बी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि उसे कम अंक आते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूरा एक माहौल तैयार किया, एक अध्ययन का माहौल तैयार किया। फिर बाद में परीक्षा ली गई, परीक्षा के कुल अंक 100 थे, ए को आए 95, वहीं बी को आए 75। अब इसका टोटल हो गया 170। तो अब देखिए यहाँ ए के मन में भी कोई भाव नहीं आएगा क्योंकि वो भी आगे बढ़ा, अच्छा वातावरण मिला था। बी के मन में भी ऐसा भाव नहीं आया कि वो अब आगे पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि उसे मार्क मिल रहे हैं। तो बी को भी यहाँ स्कूल ने मेहनत करवाई, आचार्य ने निजी रूप से उसके ऊपर ध्यान दिया और उसका भी प्रदर्शन जो है वो सुधरा। तो टोटल देखिए आप 170 हुए पूरे क्लास के। तो यहाँ कुल जो मार्क प्राप्त किए गए हैं दोनों विद्यार्थियों के बीच में वो भी बढ़े, यानी कि पूरे देश की अगर संपत्ति की बात करें तो वो भी बढ़ सकती है। बाद में ए ने ज्यादा जोर लगाया, 100 में से 100 लाने का प्रयत्न किया तो उसे 95 आए, और बी ने भी ज्यादा प्रयत्न किया, ज्यादा मेहनत की, तो उसका भी प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा। तो यहाँ हमें असमानता कम देखने को मिलती है। यहाँ 40 की असमानता थी और यहाँ मात्र और मात्र हमें 20 की देखने को मिलती है। आगे जाकर हो सकता है कि अगर ये आचार्य यही माहौल बनाए रखे तो हो सकता है कि ये असमानता आगे चलकर और भी कम हो सकती है। यही चीज हमें देश के साथ करनी है। हमें कोई आंकड़ों में छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें मात्र और मात्र एक आर्थिक ऐसा माहौल बनाना है कि जिसमें आर्थिक प्रवृत्तियां जो है वो बहुत ही ताकत से हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे उसके पास पूंजी ना हो, जो कोई भी हो वो पैसे कमाने की मदद करे, वृद्धि हो, और इसी वृद्धि से हम लोग असमानता को दूर कर सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल से ये सिद्ध होता है कि हमें फिलहाल असमानता को हटाने की ज़रूरत नहीं है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर जैसे जैसे हम लोग ग्रोथ के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे जैसे ग्रोथ होगा, जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि आर्थिक वृद्धि होगी, वैसे वैसे असमानता अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ दूसरे वाले एग्जाम के माहौल का निर्माण करना आज देश में अनिवार्य है, और यही चीज इस चैप्टर के तहत हमें समझने का प्रयास किया है कि भाई असमानता जो है वो अपने आप में वृद्धि से कम हो जाएगी। हमें असमानता को पहले खत्म करना है, फिर वृद्धि करेंगे। वो सिद्धांत यहाँ लागू नहीं कर सकते, हमें यहाँ यही सिद्धांत लागू करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आय बढ़े,
अपने आप में असमानता यहाँ कम हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और इस पूरे चैप्टर में यही चर्चा हुई है कि इन सारे जो एक बाजू ग्रोथ है, एक बाजू है इनइक्वालिटी। अब यहां मैं समझने का प्रयास किया कि अगर ग्रोथ बढ़ा वहीं असमानता भी बढ़ी तो इसकी असर सामाजिक व आर्थिक परिमाणों पर क्या होगी, परिमाणों पर क्या होगी, यही समझाने का यहां हमें प्रयत्न किया हुआ है इस चैप्टर में। और कहा गया है कि अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ग्रोथ बढ़ने से जो सामान्य व सामाजिक परिमाणों के ऊपर असर होती है वही असर यहाँ भारत के संदर्भ में असमानता बढ़ने पर भी होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति है, यह देखना है, विशेष परिस्थिति है। उन्नत अर्थतंत्र में यह चीज देखी नहीं जाती। उन्नत अर्थतंत्रों में क्या देखा जाता है कि ग्रोथ बढ़ा तो आर्थिक परिमाण जो है उसके ऊपर सकारात्मक असर देखने को मिल सकती है, मगर यहां अगर असमानता बढ़ी, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड इनकम अगर जो बढ़ा तो यहां उन्नत अर्थतंत्रों में इसका प्रभाव जो है वो सामान्य व आर्थिक परिमाणों के ऊपर नकारात्मक हो सकता है या हो रहा है। और यही चीज यहाँ इस पूरे चैप्टर में प्रूव करी गई है काफी सारे ग्राफ्स की मदद से, काफी सारे रिसर्च पेपर की मदद से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, मगर यहाँ हम इसे एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे। और आपको तो मालूम ही है कि ये जो सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिमाण है उसमें काफी सारे परिमाण इंक्लूड होते हैं, जिसमें एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, क्राइम होता है, आप समझ लीजिए मर्डर रेट्स होते हैं, या होमिसाइड्स होते हैं, या आप समझ लीजिए कि एजुकेशन भी होता है। ठीक है, तो ये सारे परिमाण है जो कि सामाजिक व आर्थिक परिमाणों की परिभाषा में समाहित होते हैं। और यहाँ इन्हीं सारे परिमाणों को देखा और भारत के संदर्भ में और उन्नत अर्थतंत्रों के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में देखा और समझा कि कैसे ग्रोथ और इनइक्वालिटी बढ़ने का असर भारत के संदर्भ में समान सा है इन्हीं परिमाणों के ऊपर, और वो हमें यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। देखेंगे ये सारी चीज है, जिसमें सबसे प्रथम हमें एक हेल्थ आउटकम का हमारे पास हेल्थ इंडाइसिस, यानी कि ये हेल्थ का है। अब देखिए यहाँ स्टेट्स ऑफ इंडिया है और यहाँ एडवांस्ड इकोनॉमीज। हम लोग सर्वप्रथम एडवांस्ड इकोनॉमिक्स को देखेंगे, वहीं उसके बाद हम लोग यहाँ स्टेट्स इन इंडिया की बात करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें समझने के लिए थोड़ी सरलता रहे। अब देखिए यहाँ इनकम इनइक्वालिटी हमें देखने को मिली है, इंडेक्स ऑफ हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम्स, इनकम इनइक्वालिटी। एज वी विल गो टुवर्ड्स राइट इट विल इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग राइट की तरफ जाएंगे यह ग्राफ में, तो यहाँ इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज होगी। यहाँ लो है, यहाँ हाई रहेगी, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, सो फर्दर एंड सो ऑन। अब अगर यहाँ देखें तो अब देखिए, दिस इज द बेटर पार्ट। वहीं धीरे 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 यह वर्स्ट तक जाएगी। तो इससे यह साबित होता है कि जो उन्नत अर्थतंत्र है, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं है, जो आज डेवलप्ड हो गई है, पूर्ण विकसित स्वरूप में है, वहाँ जैसे जैसे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हेल्थ जो सिनेरियो है या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें भी हमें ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये एडवांस्ड इकोनॉमिक्स की बात है। दूसरी बाजू देखें तो यहाँ नेशनल इनकम पर कैपिटा की बात की गई है, यानी कि ये इनइक्वालिटी की बात है, ये ग्रोथ की बात है। ठीक है, तो यहां भी सेम, एज वी गो टुवर्ड्स राइट देयर इज अ इंक्रीज इन नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो यहां भी ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। देखिए जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे यहां जो परिस्थिति है वो भी अच्छी हो रही है, सुधर रही है, यानी कि ये वर्स्ट पार्ट था
जब राष्ट्रीय आय भी कम थी, प्रतिदिन राष्ट्रीय आय कम थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ गई है, तो यहाँ बेटर पार्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। यहाँ ये बहुत ही कम थी, यहाँ $20 थी, यहाँ 80 से $90 के बीच में है। इंटू 1000 में लगाना है, मगर यहाँ उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ $20 की आय थी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की, और यहाँ धीरे धीरे वो बढ़कर हो गई है 80 से $100 के बीच में, यानी कि $90 के कहीं करीब। ठीक है, तो यहाँ हमें बेटरमेंट देखने को मिलता है। हेल्थ इंडेक्स में सोशल प्रॉब्लम्स कम जो है होते हमें दिखते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होते दिखते हैं। तो ये बता रही एडवांस्ड इकोनॉमिक्स की, जहाँ इनइक्वालिटी बढ़ने पर मामला बिगड़ता है और वहीं ग्रोथ होने पर मामला जो है वो सुधरता है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ देखिए गिनी कोएफिशिएंट। देखिए ये समझने की बात है, गिनी कोएफिशिएंट यहाँ हम लोग उसका वर्टिकल अध्ययन तो नहीं करेंगे, मगर एक रेफरेंस मैं आपको देता चलूंगा कि गिनी कोएफिशिएंट हम सबने सुना है। इट एक्चुअली कैलकुलेट्स इनइक्वालिटी in distribution of national income। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय का जो वितरण होता है उसमें कितनी समानता है, कितनी असमानता है पूरे विश्व में, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में, वो गिनती यहाँ गिनी कोएफिशिएंट के द्वारा होती है। और 0 to 1 इसका नाप है, यानी कि वो किसी भी राष्ट्र को गिनती करके 0 के 1 के बीच में ही कहीं रखता है। अब समझना है कि जैसे कोई भी देश अगर समझ लो कि 1 के करीब जा रहा है, यहाँ 1 के मानक के करीब जा रहा है, यानी कि कोई एक निश्चित समय अवधि में 0.5 था, उसके बाद 0.55 हुआ, उसके बाद 0.65 हुआ, तो हमें यहाँ ये 1 के तरफ जाता देखने को मिलता है, 1 के तरफ जाता देखने को मिलता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ इनइक्वालिटी ज्यादा हो रही है, इनइक्वालिटी मोर। और वहीं कोई भी देश अगर उल्टा समझ लीजिए कि कोई एक निश्चित अवधि में कोई भी देश का जीनी कोएफिशिएंट 0.65 था, फिर उसके बाद वो घटकर हो गया 0.55, फिर उसके बाद वो घटकर हो गया 0.5, यानी कि वो 0 के करीब जा रहा है। तो यहाँ इनइक्वालिटी कम है। ठीक है, ये इसका एक बेसिक इसकी समझ है जीनी कोएफिशिएंट की। वैसे तो इसमें हम लोग टेक्निकली अंदर उतर सकते हैं, मगर यहाँ कोई उसकी अनिवार्यता नहीं है, मात्र और मात्र में यही समझना है, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ इसका रेफरेंस दिया। तो ये जीनी कोएफिशिएंट है और ये इसका कैलकुलेशन है। अब भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ जीनी है, देखिए 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, यानी कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1। तो भारत में इनइक्वालिटी निरंतर बढ़ रही है। राष्ट्रीय आय का वितरण करने का जो ढांचा है वो बहुत ही असमान है, और इसीलिए ये मानक निश्चित समय अवधि पर 1 के मानक की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो देखिए, एज वी गो टुवर्ड्स राइट इनइक्वालिटी विल इंक्रीज, क्योंकि जीनी कोएफिशिएंट 1 की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ यह वर्स्ट पार्ट है, मगर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनइक्वालिटी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ हमें बेटर पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये बात से सिद्ध होता है ये ग्राफ से कि भारत में जैसे जैसे इनइक्वालिटी में बढ़ावा देखने को मिलता है, इजाफा देखने को मिलता है, वैसे ही सामाजिक व आर्थिक मानकों में भी हमें जो है एक प्रकार का इजाफा, एक प्रकार का बढ़ावा देखने को मिलता है। परिस्थितियां खराब परिस्थिति से जो है अच्छी परिस्थिति तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ ये इनइक्वालिटी की बात है, इनइक्वालिटी। और वहीं अगर ग्रोथ की बात करें राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे ग्रोथ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ भी वर्स्ट से हमें बेटर होते दिखाई देगा, वर्स्ट से बेटर होकर जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे हमारी इनकम बढ़ेगी, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारे
ऐसा इंडेसिस में, सोशियो इकोनॉमिक इंडेसिस में भी हमें इजाफा देखने को मिलता है। तो इसका सार क्या निकलता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इनइक्वालिटी की परिस्थिति हो, चाहे ग्रोथ की परिस्थिति हो, भारत में इसका परिणाम एक ही आता है, भारत में इसका परिणाम समान ही आता है, वृद्धि ही हमें देखने को मिलती है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर एडवांस्ड इकोनॉमी देखें, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं देखें, तो इनइक्वालिटी की जो है, आप समझ लीजिए कि उसका जो रिएक्शन है इन इकोनॉमीज के ऊपर, वो फ्रॉम बेटर टू वर्स है, नहीं कि भारत के जैसे फ्रॉम वर्स टू बेटर। और यहाँ नेशनल इनकम के इंक्रीज में, यानी कि ग्रोथ में, ये पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिलती है कि जैसे जैसे ग्रोथ आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, वैसे वैसे यह सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्सेस भी बेटर होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये तो एक परिमाण है, मगर यहाँ इसी चैप्टर में, सर्वे में, सारे परिमाणों को यहाँ जो है हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, और सब में हमें यही परिस्थिति देखने को मिलती है, यही प्रवृत्ति होती हुई देखने को मिलती है, जिसका उदाहरण हम लोग लेंगे। यहाँ देखिए, यह एजुकेशन आउटकम है। पहले हमने देखा था वो था हेल्थ आउटकम। अब देखिए, यहाँ भी हम लोग एडवांस इकोनॉमी से शुरू करेंगे, ताकि भारत का जो संदर्भ है वो हमें समझने में आसानी लगे। देखिए, यहाँ इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ बेटर पार्ट है, मगर जैसे जैसे इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो यहाँ हमें वर्स्ट पार्ट देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, उसकी नकारात्मक असर यहाँ सामाजिक व आर्थिक इन परिमाणों पर पड़ेगी, या इन मानकों पर पड़ेगी। वहीं यहाँ नेशनल इनकम की बात करते हैं इसी संदर्भ में, एजुकेशन के। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो नेशनल इनकम जो है उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ वर्स्ट पार्ट है, या आप इसे वर्स्ट कह लीजिए, और यहाँ ये हमें बेटर देखने को मिलता है, बेटर, और यहाँ वर्स्ट। क्योंकि आय बढ़ी, जैसे ही आय बढ़ी तो इन सेवाओं में भी इजाफा हुआ, ये सेवाएं भी अच्छी हुई, और आगे जाके एक अच्छा स्वरूप इन्होंने ले लिया। अब भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ जीनी है, और हमें मालूम है कि जब जीनी 1 के आजू बाजू जाता है तो इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है। तो ये जा रहा है 1 के करीब, 0.20, 0.25, 0.35, 0.40। अब यहाँ ये वर्स है, और जैसे जैसे इनइक्वालिटी बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ हमें बेटरमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इन चीज़ों से ये बात सिद्ध होती है कि फिलहाल हमें असमानता के ऊपर कोई ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है। असमानता भले ही बढ़ती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि निरंतर होनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए नहीं। आगे जाकर हम लोग इसी वृद्धि से असमानता को हटाने में सक्षम रहेंगे, ऐसा यह इकोनॉमिक्स मानता है। अब राष्ट्रीय आय की बात करें, यानी कि ग्रोथ की, इनइक्वालिटी देखी हमने। अब अगर ग्रोथ की बात करें तो सेम है, ग्रोथ हो रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, तो यहाँ भी परिस्थितियां वर्ष से परिस्थितियां बेटर हमें देखने को मिलती है। तो दोनों की समान असर हुई है भारत के संदर्भ में, दोनों की, चाहे वो इनइक्वालिटी हो चाहे वो वृद्धि हो, दोनों की समान असर भारत के जो है संदर्भ में यह विशेष सामाजिक व आर्थिक परिमाणों पर देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में ये बात सिद्ध करती है कि भारत के संदर्भ में अगर देखें, मात्र और मात्र ये हमें याद रखना है, तो जो प्रभाव वृद्धि से होता है वही प्रभाव असमानता से भारत में होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखें तो यहाँ सेम मेंटल हेल्थ के संदर्भ में भी हमें सेम ग्राफ देखने को मिलता है, मगर मैं यहाँ आपको ये समझने की बजाय मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप यह पूरा जो फिगर है वो देखें, और इसके अलावा अन्य 3 फिगर भी बाकी है अलग अलग सामाजिक व आर्थिक मानकों के। तो आप उनको देखिए, उनका अध्ययन कीजिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास इसकी कॉपी नहीं है तो ये ऑनलाइन फ्री में उपलब्ध होती है। अगर आप खाली गूगल में सर्च करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 तो आपको इसके दोनों खंड मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड करिए और यह चैप्टर में
ऐसे जो है ग्राफ्स को देखिए। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि पहले आप ग्राफ को जो है देखने मत चले जाना, आपको कुछ बातें समझ नहीं आएगी, मगर एक बार यहाँ इस लेक्चर को देखने के बाद आप उसको स्टडी कीजिए, आपको चीज़ें जो है वो स्पष्ट होगी, सुस्पष्ट होगी। तो ये सारी बातें हैं। अब आगे देखें तो यहाँ एक हमें बॉक्स देखने को मिलता है जो कि माहितियों का बॉक्स है, और यहाँ चीन का मुद्दा लिया गया और कहा गया है कि चीन में भी जैसे आज भारत में हो रहा है वैसे चीन में भी हो रहा है। चीन ने भी एक समय में इनइक्वालिटी और ग्रोथ के समान परिणाम देखे हैं अपने सामाजिक व आर्थिक मानकों के ऊपर। तो यहाँ चीन का भी एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। वैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ रूरल चीन की बात की गई है। चीन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पिछले 40-50 वर्षों में, उनको यहाँ बेस बनाया और कहा गया है कि कैसे चीन में एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज होने से जो पहले फार्म जॉब्स थी वो अब नॉन फार्म जॉब्स हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से, और उसका फायदा पूरी जनसंख्या को मिला, अधिकांश लोगों को मिला। तो ये यहाँ बात सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ और कहा गया है कि भारत भी इसी दौर से आज गुजर रहा है। फिर आगे देखें तो चैप्टर एट ग्लांस है, हमारे पास कुछ मुद्दे हैं जो कि इस पूरे चैप्टर का सार है। एक के बाद एक हम लोग समझेंगे। सबसे प्रथम द रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स दैट ऑन द वन हैंड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑन द अदर हैंड इज डिफरेंट इन इंडिया फ्रॉम दैट ऑब्जर्व्ड इन एडवांस्ड इकोनॉमी। यह सही बात है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जो इसके प्रभाव पड़ते हैं उससे विपरीत है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर यह सारी चीज़ों के प्रभाव, क्योंकि भारत आज इस स्तर पे है। हो सकता है कि कल एडवांस्ड इकोनॉमी के ऊपर जो आज असर हो रही है वो भी भारत के ऊपर होनी शुरू हो जाए, मगर फिलहाल दोनों के परिणाम विपरीत है। एक बाजू जहां इनइक्वालिटी से असमानताएं बढ़ती है, सामाजिक व आर्थिक परिमाणों के ऊपर उनके ऊपर नकारात्मक असरें होती है, वहीं भारत में वृद्धि व उसके साथ असमानता दोनों की सकारात्मक असर होती है हमारे सामाजिक व आर्थिक मानकों के ऊपर। तो यह बात हमें यहाँ सुनिश्चित करनी है। साथ ही में बाय एग्जामिनिंग द कोरिलेशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पर कैपिटा इनकम विद द रेंज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी, birth and death rates, fertility, crime, drug usage and mental health, the survey highlights that both the economic growth as reflected in the income per capita at the state level and inequality have similar relationship with socio-economic benefit indicators, but in the case of India, not worldwide, not in the advanced economies. Unlike in advanced economies, economic growth and inequality coverage in the terms of their effect on socio-economic indicators in India, yes. वहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ फार ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिविएशन देन इन इक्वालिटी। यस, ये हमने देखा था। और यहाँ हम लोग वो क्लासरूम वाला उदाहरण अगर हम याद करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा कि आंकड़ों के साथ चिड़चिड़ ना करके ऐसा एक अच्छा माहौल बनाकर पूरे देश का या पूरी कक्षा का जो वातावरण है वो चेंज हो सकता है। और कैसे हमने देखा था कि पहले 140 गुण प्राप्त किए थे दोनों विद्यार्थी ने, मगर जब माहौल ऐसा बनाया गया, अच्छे अध्ययन का ध्यान दिया गया, तो ये कुल गुण 140 से बढ़कर हो गए 170। ठीक है, तो अपने आप में यही बात यहाँ हमें प्रतिबिंबित होती दिखाई दे रही है। आगे देखें तो गिवन इंडिया स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ टू लिफ्ट द पुअर आउट ऑफ द पॉवर्टी बाय एक्सपेंडिंग द ओवरऑल पाई। यही किया गया है कि यहाँ जो आज हमें जो कोई भी चीज़ें देखनी है तो हमें असमानता के ऊपर ध्यान गौर नहीं करना है, वो तो अपने आप में कम हो जाएगी। हमें ध्यान गौर करना है हमारी वृद्धि के ऊपर। मगर हाँ, हमें एक चीज़ के ऊपर ध्यान करना है। देखिए, यहाँ जो आए दिन हम लोग दो किस्म की गरीबी को पहचानते हैं। एक होती है सापेक्ष, एक होती है निरपेक्ष। सापेक्ष, वहीं एक होती है निरपेक्ष। सापेक्ष यानी कि रिलेटिव, तुलनात्मक। समझ लीजिए बी सी है, ए जो है वो बी से गरीब है और बी जो है वो सी से गरीब है। ठीक है, ए जो है वो बी से गरीब है और बी जो है वो सी से गरीब है, यानी कि सी से ये दोनों गरीब है। तो ये एक प्रकार की रिलेटिव हुई, तुलनात्मक बात हुई। तुलनात्मक बात यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी, ये हम समझ गए हैं। लगभग 12वीं कक्षा में यह मुद्दा था। अब निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट, इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जाती, मगर सरकार श्री के द्वारा जो कोई एक निश्चित परिमाण तय किए जाते हैं, उन परिमाणों के नीचे अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसे गरीब कहा
जाएगा किसी भी और के साथ तुलना करे बिना। समझ लीजिए आज यहाँ $2 की यह लाइन हमने निर्धारित करी है, तो जो व्यक्ति प्रतिदिन $2 से नीचे पैसे कमाते हैं, जिनकी आय प्रतिदिन $2 से नीचे है, उनको यहाँ निरपेक्ष गरीबी में रखा जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर यही कहता है कि हमें सापेक्ष गरीबी के ऊपर ध्यान नहीं देना, ये तो अपने आप में वृद्धि के साथ ही कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें जो अगर ध्यान देना है तो वो ध्यान देना है निरपेक्ष गरीबी के ऊपर। और इसीलिए सरकार जो है वो कई सारी स्कीमें लाती है, कई सारी ऐसी चीज़ें लाती है। जैसे आज हमें मालूम है महामारी का समय है, रोजगार जो है वो लगभग शून्य है, तो ऐसे समय में जो आज सरकार लेकर आई है कि हम लोग अगस्त तक या जुलाई तक हम लोग गरीबों को मुफ्त में राशन देंगे या मुफ्त में और कोई सेवाएं देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ निरपेक्ष गरीबी के नीचे जो रहने वाले लोग हैं जो है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और ये जो $2 की जो सीमा है, जो लाइन है, हम उसे पॉवर्टी लाइन कहते हैं, और इनके नीचे रहने वाले लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की चिंता करनी है हमारी सरकारों को, नहीं कि सापेक्ष रूप से गरीब लोगों की। अब अगर जो आखिरी मुद्दे की बात करें तो रिडिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली फिजिबल इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी इफ द साइज ऑफ द इकोनॉमिक पाई ग्रोज। यस, रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने आप में संभव बिल्कुल है, मगर उससे इतना फायदा नहीं होगा जितना एक पूरा माहौल क्रिएट करने से होगा, जो हमने एक उदाहरण के जो है दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। तो इसी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं आज का यह उपाख्यान। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद है तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे शेयर कीजिए ताकि सारे छात्रों तक ये हमारा क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके, उनकी तैयारियां अच्छी हो सके, घर के बाहर निकलने के बिना ये तैयारियां हो सकती है। साथ ही में अगर आप सीरियस छात्र हैं और जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आज ही ग्रुप मोड यूपीएससी के साथ जुड़े। हम लोग यूट्यूब के ऊपर सारी चीज़ों का जो आप समझ लीजिए कि जो चर्चाएं होती है, जो मुद्दे होते हैं, उनका हम लोग पब्लिकली उनकी चर्चा करते हैं, आपके सामने रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि सनदी सेवा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, प्रिलिमिनरी व मेंस के लिए। साथ ही में हाइपोथेसिस में हम लोग स्टैटिक सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, जो कि अलग अलग सामान्य अध्ययन के विषय होते हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्लस ये हमारी विशेष श्रृंखला है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, जिसका आज चौथा यह उपाख्यान संपूर्ण हुआ, यानी कि 4 अध्याय संपूर्ण हुए। अगले अध्याय में हम लोग 5वें चैप्टर की बात करेंगे, और उसमें जो दी हुई चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो ग्राफ्स है, उनको मैं आपके सामने सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने का प्रयास करूंगा। तो आप शेयर कीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले इसी सीरीज़ के लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।